तो कल हमने पढ़ा था टाइम पीरियड के बारे में, अपना फ्रीक्वेंसी और ये बेसिक चीजें, और ग्राफ वगैरह के बारे में मैंने थोड़ा आपको आइडिया दिया था कि ग्राफ जो है किस तरह से होते हैं और आपने किस तरह से ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें जो हमने पढ़ी थी उसमें से जो हाईलाइटेड चीजें हैं, जिस तरह से जो ज्यादा चीजें आती हैं उसको हम रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक दो दिन बीच में ऑफ भी किया तो आपके माइंड से हो सकता है चीजें कुछ निकल गई हैं, तो उसी वजह से उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको समझाया था मास स्प्रिंग सिस्टम, मास स्प्रिंग सिस्टम, मास स्प्रिंग सिस्टम। अच्छा, और हमने पढ़ा था सिंपल पेंडुलम, और हमने क्या पढ़ा था, सिंपल पेंडुलम। आज भी जो लेक्चर्स होंगे हमारे वो इनके इर्द गिर्द ही घूमेंगे, क्योंकि इसमें काफी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, सवाल वगैरह भी आते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से सवाल अगर पूछे और एंट्री में किस तरह से पास के अंदर आए हुए। अच्छा, दो तीन एमसीक्यू जो प्रोजेक्टाइल के अंदर मैंने आपसे पूछे थे ऐसे लाइव, मैंने टेस्ट नहीं देखा था पिछले साल का, वो जो मैंने एग्जैक्ट वर्डिंग आपको बोली थी वही सवाल आए हुए थे। एक सवाल मैंने पूछा था आपसे कि अगर वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट आपको गिवन है, आपसे पूछे कि इतने टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, तो ये सेम सवाल 2022 के अंदर आया हुआ है। ठीक है, अभी 2023 के अंदर आएगा ये तो पता नहीं है, लेकिन जितना मुझे आइडिया था बेसिक सवाल में ऐसे काफी क्वेश्चन मैंने देखे हैं जो आपको मैं जनरली प्रैक्टिस के अंदर बता रहा होता हूँ और वो टेस्ट के अंदर होते हैं। तो इन चीजों को या जो भी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, हाईलाइटेड चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीजें याद कर लो, तो उन्हें याद कर लिया करो या आपके पास नोट डाउन कर लिया करो, नोट करके अच्छे से, ताकि इन फ्यूचर जब रिवाइज करो या वैसे भी टेस्ट तो भी पास है, एक महीना है, तो वो आप जो है अच्छे से कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, और कोई चैप्टर अगर आपको पढ़ने में मुश्किल हो रही है या मसला हो रहा है, तो आप वन शॉट जो वीडियोस हैं, वन शॉट के अंदर मेरे भी लेक्चर जो है, अच्छा कुछ स्टूडेंट, क्योंकि एक दो वीडियोस फॉरवर्ड की थी मैंने, तो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि वीडियोस काफी लंबी, वीडियोस तो लंबी है लेकिन उसके अंदर जो है ना ऑलमोस्ट आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के एमसीक्यूज हैं और टॉपिक के 400-500 टॉपिक होते ही होते हैं एक वीडियो के अंदर। ठीक है, कल वाली जो वीडियो पड़ी थी उसमें भी अच्छे खासे टॉपिक्स थे, इसको अगर 1 घंटे में हमने खत्म कर दिया था तो उसके हिसाब से काफी टॉपिक्स ज्यादा थे, वेव फॉर्म्स थे, एनर्जी के बारे में डिस्कशन था, हुक्स था। ठीक है, और उसके साथ साथ वेलोसिटी क्या होगी, एक्सीलरेशन क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, मैक्सिमम कहाँ पर होंगे, मिनिमम कहाँ पर होंगे, तो ये काफी चीजें एक ही वीडियो के अंदर थी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वीडियो काफी जो है ना, मतलब उसकी लेंथ इतनी बड़ी नहीं है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था मास स्प्रिंग सिस्टम, इसके लिए मैंने आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताया था कि टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, और इसके लिए मैंने आपको बताया था टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, मैंने ये बताया था कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। और ये मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाया था कि अगर मैं एक पेंडुलम में ये मास हटाकर एक में अपना अर्थ रखूं और दूसरे में मैं अपना सन रखूं, ठीक है, तो टाइम पीरियड दोनों के लिए सेम रहेगा। ठीक है, ये वाली कुछ चीजें थी जो मैंने आपको समझाई थी पिछले लेक्चर के अंदर। अच्छा, इस टाइम पीरियड का इनवर्स होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है हमारी 1/T, फ्रीक्वेंसी हमारी होती है 1/T के इक्वल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 1/T के इक्वल, तो इस पूरे वैल्यू को उल्टा कर दोगे अगर आपको फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मिलेगा, यानी कि f विल बी इक्वल टू 1/2 पाई, और ये एल जी ऊपर चला जाएगा, एल नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो जी ओवर एल। अच्छा, इसमें मोस्ट कॉमन सवाल जो पूछे जाते हैं कि पेंडुलम को यहाँ से वहां लेकर जाएं, अपना अर्थ से मून पर लेकर जाएं, तो मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि ग्रेविटी ऑफ अर्थ जो होती है, सॉरी, ग्रेविटी ऑफ मून जो होती है वो ग्रेविटी ऑफ अर्थ के 6th पोर्शन के इक्वल होती है, यानी कि g/6 के इक्वल होती है। तो टाइम पीरियड जो मून का होगा ना, टाइम पीरियड ऑफ मून विल बी अंडर रूट 6 टाइम्स टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लें, जब भी आपको गिवन हो कि मून का टाइम पीरियड बताओ, जबकि अर्थ पर सपोज करो कि अगर अर्थ पर आपसे कहे कि टाइम पीरियड है आपका 6 सेकेंड अर्थ के ऊपर, तो मून का टाइम पीरियड बताओ, तो किस तरह से करोगे, अंडर रूट 6 इंटू 6। ठीक है, तो ये आएगा आपका 6 अंडर रूट 6, फिर अंडर रूट 6 का वैल्यू लिखो, अंडर रूट 6 का वैल्यू लिखकर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो भी आंसर आ जाएगा वो यानी कि करेक्ट ऑप्शन होगा। सही है, और ये किस तरह से हमने निकाला था ये भी मैंने आपको समझाया था। टाइम पीरियड किसके इक्वल था, 2 पाई
अंडर रूट एल अपान जी। वीडियो और वॉइस क्लियर है, बता दें थोड़ा। हाँ, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, लेकिन उसमें कुछ चीजें हैं काफी। वो अगर मैं पूरी इक्वेशंस लिखूंगा ना तो फिर आप लोग कंफ्यूज होगे। वीडियो और वॉइस क्लियर है ताकि आगे चलें। अच्छा, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह मैं बताता हूँ कि किस तरह से सवाल आए हुए हैं पास के अंदर या जनरली आप टेस्ट के अंदर देखोगे। वीडियो और वॉइस क्लियर है, कोई मैसेज करके बता दे मुझे, फिर आगे चलें। या सो गए सारे? ओके, ठीक है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला किस तरह से निकाला था? ये जो मून का टाइम पीरियड है, तो मैंने आपको बताया था कि जिसका आपने निकालना। अब देखो, टाइम पीरियड किसके साथ प्रोपोर्शनल है? टाइम पीरियड इनवर्स प्रोपोर्शनल है अंडर रूट जी के साथ। तो आपने जिसका टाइम निकालना है उसको ऊपर रखो टी एम अपान टी अर्थ, ठीक है। और इसके सामने क्या रखोगे? मून के सामने रखोगे ग्रेविटी ऑफ अर्थ, और अर्थ के सामने क्या रखोगे? ग्रेविटी ऑफ मून। और ग्रेविटी ऑफ मून का क्या वैल्यू होता है? जी ई अपान सिक्स। तो ये जी जी से खत्म हो जाएगा और ये सिक्स चला जाएगा ऊपर, यानी कि टी एम अपॉन टी अर्थ विल बी इक्वल टू अंडर रूट सिक्स। और इस टी को इधर लेकर जाओगे तो ये आपका बनेगा टी एम इज इक्वल टू अंडर रूट सिक्स टी ई। ठीक है, तो ये इस तरह से फॉर्मूला हमने बनाया था। अच्छा, इसके ऊपर सवाल में थोड़े बहुत आपको बताता हूँ कि इसमें सवाल किस तरह से है, या आपसे किस तरह से जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक सवाल कॉमन पूछा जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो ये सिंपल है, इसमें कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है? वन अपॉन टी के। ठीक है, और टाइम पीरियड को अगर आप टी से जाहिर करो, प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है कि दोनों की जरूरत, यानी कि टी इंटू एफ अगर आप करो तो क्या वैल्यू आएगा? ये सवाल आपसे पूछा गया है। टाइम पीरियड की जगह पर टी सेव रखो, फ्रीक्वेंसी की जगह पर आप क्या रखोगे? वन ओवर टी, वन अपॉन टी। तो टी टी से खत्म हो जाएगा तो वैल्यू क्या आएगा? वन। तो प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इज यूनिटी। यूनिटी मीन वन। ये सवाल एक। अच्छा, और आपसे पूछा जाता है दूसरा सवाल ये होता है कि व्हाट इज या व्हाट विल बी लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम। सेकेंड्स पेंडुलम सेकेंड्स पेंडुलम की लेंथ क्या होगी? एक चीज मैंने आपको बताई थी कि सेकेंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है? 2 सेकेंड। ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड कांस्टेंट हो, कितना हो? 2 सेकेंड, उसे हम नाम देते हैं क्या? सेकेंड्स पेंडुलम। तो इसकी लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। लेंथ आपने निकालनी है तो दोनों साइड क्या करोगे? स्क्वायर। दोनों साइड आपने करना है स्क्वायर। टाइम पीरियड का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर आएगा 4। तो यहाँ पर ये 2 पाई, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 4 पाई स्क्वायर। और इसके स्क्वायर के साथ इसका अंडर रूट भी खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा एल ओवर जी। ठीक है, अब आपने लेंथ किस तरह से निकालनी है? लेंथ को यहीं पर रखना है, जी को उधर लेके जाना है, और ये मल्टीप्लाई कर रहा है इसके साथ, वो वहां जाकर डिवाइड करेगा। तो ये आपके पास बनेगी, यानी कि एल इक्वल होगी किसके? 4 जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर। अच्छा, और एक मैं चीज आपको समझाऊं, एक शॉर्ट ट्रिक याद कर लें। जी अपॉन पाई स्क्वायर अगर लिखा हो तो इसका टेबल आप पढ़ लेना एक मरतबा, क्योंकि जो पाई स्क्वायर की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी 9.8। पाई स्क्वायर, पाई की वैल्यू होती है 22/7, 3.14 समथिंग इसके अराउंड होती है। पाई का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 9.8। तो अगर जी के नीचे पाई स्क्वायर लिखा हो तो
यानी कि एक मर्तबा टेबल पढ़ना, अगर जी के नीचे पाए हो तो 2 मर्तबा टेबल पढ़ना। ये शॉर्ट ट्रिक के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बता रहा हूँ। अब देखो ये पाए स्क्वायर जी के अंदर खत्म हो गया और ये 4 इसके अंदर खत्म हो गया, यानी कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू बची, 1। लेकिन आपको पता है कि ये जो वैल्यूज हैं थोड़ी मैथमेटिकल है, पाई की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होती, खत्म नहीं होती। पाई की एक ऐसी वैल्यू है जो खत्म नहीं होती, जबकि जाती है, कैलकुलेटर पर लगाकर देखना, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू जो आएगी वो नियर अबाउट इक्वल टू 1 आएगी, एग्जैक्ट 1 नहीं आएगी। तो अगर 1 से ऑप्शन कम हो तो 1 के जो क्लोज ऑप्शन है वो आपने सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। 1 के जो क्लोज ऑप्शन है वो आपने सिलेक्ट कर लिए, यानी कि सेकंड पेंडुलम की लेंथ कितनी होती है, ये नियरली इक्वल टू 1 मीटर होती है, 1 मीटर। और ये 99 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर होगी, 99 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर हुआ ये अपने माइंड में क्लियर कर लेना, ये बात क्लियर हुआ। ओके बाबा, जो तुम फेज का फॉर्मूला कह रहे हो ना, वो फेज का फॉर्मूला सेम वाला ठीक है, वहां पर समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने पोर्शन वाइज किया है ताकि सारी चीजें मिक्स ना हो, ठीक है। अगर आप लोग यही गलती करते हो, जब पढ़े होते हो, आप पढ़े होते हो ऑसिलेशन, आप जो ये चीजें पढ़ रहे होते हो ऑसिलेशन और रिवाइज करते हो ना वेव्स का, और वेव्स में आप क्या करते हो, साउंड वेव मिक्स कर देते हो, ठीक है। तो फिर उसमें मसला आता है आपको। क्लियर हो रहा है ना, समझ आ रहा है ना। अच्छा, और अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए, ये आपका सिंपल पेंडुलम है, इसके साथ मास कौन सा है, एम। अगर हम इसको स्मॉल एंगल के थ्रू मूव करवाएं, ये एंगल है थीटा, अगर इसको हमने स्मॉल एंगल से मूव करवाया, अच्छा लार्जर एंगल से क्यों नहीं करवाते, क्योंकि फिर इसकी जो है ना वो कैलकुलेशन वगैरह, इसलिए आपको जो भी आपकी कैलकुलेशन वगैरह सेट है वो स्मॉलर एंगल के थ्रू सेट है। अच्छा, इसका मास का वेट, अगर यानी कि इसका कोई वेट होगा, यहाँ पर क्या है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड एम जी, यहाँ पर भी क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड एम जी। लेकिन यहाँ पर देखो, इस वेट के दो कंपोनेंट बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई एक एंगल है और ये इसके इक्वल नहीं आ रहा। इसकी अगर आप लाइन चेक करो इस एम जी की, तो ये इस तरह से ऊपर जा रहा है। तो आपने क्या करना है, इस वेट के दो कंपोनेंट्स निकालने हैं, एक निकलेगा इसके पैरेलल और दूसरा निकलेगा परपेंडिकुलर। एक निकलेगा इसके वेट इसका वर्टिकली डाउनवर्ड, इस तरह से इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे। वेक्टर के अंदर बिल्कुल उसी तरह से वेक्टर वाली नॉलेज यूज करनी है। अगर एक एरो इस तरह से, तो आपने दो कोऑर्डिनेट इमेजिन करने हैं। इसका एक एक्स कंपोनेंट बनेगा, अगर सपोज करो ये एफ है, तो इसका एक्स कंपोनेंट बनेगा, अगर थीटा एक्स के साथ है तो ये बनेगा एक्स कॉस थीटा, और ये बनेगा एफ साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब ये जो एंगल है ये स्विच करके यहाँ पर आ जाएगी, ये वाली एंगल। अब ये मैथमेटिक्स के अंदर होता है, ठीक है। तो आप ये इतने डिटेल में मत जाना, वो मैं आपको समझा रहा हूँ जनरली, जितनी चीजें समझा रहा हूँ उतनी याद करो, क्योंकि बाकी डेरिवेशन और मजीद ये सारी चीजें कि ये एंगल किस तरह से स्विच हो रहा है, ये क्या हो रही है चीजें, ना तो एंट्री में पूछी जानी है और ना ही आपके फिलहाल काम की है, ना तो आपके फिलहाल काम की है, ठीक है। अच्छा, अब जो इसको बैलेंस कर रहा है कंपोनेंट, जिसके साथ कंपोनेंट के साथ एक्स होता है, उसको आप क्या यूज करते हो वहां पर, एम जी कॉस थीटा। सपोज करो अगर इस एक्स की जगह पर मैं यहाँ पर डब्ल्यू लिखूं, तो इस डब्ल्यू का क्या अपना कंपोनेंट बनेगा, डब्ल्यू किसके इक्वल है, एम जी के। तो ये बनेगा क्या, एम जी कॉस थीटा, और ये वाला बनेगा क्या, एम जी साइन थीटा। ये बिल्कुल सेम नॉलेज आपने यहाँ पर यूज करनी है। यहाँ पर इसके साथ जिसके साथ एंगल है आपने वो यूज करना है एम जी कॉस ऑफ थीटा, और दूसरा ये यूज करना है आपने एम जी साइन ऑफ थीटा। अब देखें, इस वेट के दो कंपोनेंट्स हैं, इस वेट के दो कंपोनेंट्स हैं, एक पैरेलल और दूसरा परपेंडिकुलर। एक पैरेलल है और दूसरा परपेंडिकुलर। जो परपेंडिकुलर वाला पार्ट है उसके साथ एम जी कॉस लगा हुआ है, और जो पैरेलल वाला है उसके साथ जी साइन थीटा लगा हुआ है। अच्छा, वीडियो स्टॉप तो नहीं हो रही ना।
ये मेरे फोन की स्क्रीन थोड़ी ब्लर हो रही है मुझे लगा। वीडियो और वॉइस क्लियर है ये मुझे थोड़ा बता दें। ओके, ठीक है ठीक है। एक्चुअली फोन के अंदर का लेक्चर तो पीडीएफ, तो इस वजह से। अच्छा देखें, ये एम जी कॉस थीटा, अगर आप इसको देखें तो ये वाली, इसके अंदर जब हम किसी चीज के साथ, किसी स्ट्रिंग के साथ मास अटैच करते हैं ना, तो उसका वेट लगता है नीचे एम जी, और ऊपर उस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन जनरेट होती है जिसको हम नाम दे देंगे, उसके अंदर ऊपर एक टेंशन जनरेट होती है जिसको हम नाम दे देंगे टी। अब देखें, यहाँ पर भी टेंशन होगी, ये टी, और यहाँ पर भी टेंशन होगी। यहाँ पर आपने समझने वाली चीज कौन सी देखनी है, यहाँ पर ये जो टेंशन है ये किसकी इक्वल आएगी, एम जी कॉस थीटा की। तो टेंशन किसके इक्वल होगी, एम जी कॉस थीटा। ये आपने एक चीज समझ लेनी। अच्छा, और एक चीज आपने समझ लेनी है, यहाँ पर टेंशन कितनी थी, पूरी की पूरी एम जी थी। यहाँ पर क्या है, उसका कंपोनेंट है एम जी का कॉस वाला कंपोनेंट। यानी कि अगर मैं इसमें से कंफ्यूजन लिखूं, तो टेंशन मैक्सिमम कहां पर है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। टेंशन इज मैक्सिमम, टेंशन इज मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन। एंड यहां पर एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या है, एंड एट लेसर एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन इसी तरह से सवाल अराइज होते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। टॉपिक तो आप सब पढ़ते हो, लेकिन सवाल इसी तरह से पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखो, इसका एक्सट्रीम पोजीशन पर थोड़ी कम हो। अच्छा, अब ये एम जी साइन क्या है, एम जी साइन अगर ध्यान से देखोगे तो एम जी साइन थीटा का डायरेक्शन किस डायरेक्शन की है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। और हमने पढ़ा था कि ऐसा फोर्स जो टुवर्ड्स मीन पोजीशन एक्ट है उसे हम नाम देते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये जो एम जी साइन का पड़ेगा, एफ रीस्टोरिंग अगर मैं लिखूं वो किसके इक्वल होगा, एफ रीस्टोरिंग विल बी इक्वल टू एम जी साइन ऑफ थीटा। और रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा किसके इक्वल है, यानी कि किस डायरेक्शन के अंदर होता है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो यहाँ पर मैं लगा था नेगेटिव, नेगेटिव साइन, यानी कि रेस्ट रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो एम जी साइन थीटा के इक्वल है। और माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन। भले ही यहाँ पर लेकर जाओ आप, भले ही यहाँ पर लेकर जाओ, फिर भी एम जी साइन थीटा इस डायरेक्शन में बनेगा, एम जी साइन थीटा इस डायरेक्शन में बनेगा, और ये एम जी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में बनेगा, एम जी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, और ये वेट बनेगा इसका इस तरह से एम जी। सही है, एंगल बनेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, रेस्ट पोजीशन पर एम जी साइन थीटा है, हमें पता है कि फोर्स किसके इक्वल होता है, एम ए के। फोर्स किसके इक्वल होता है, एम ए के। यहाँ पर अगर मैं एम ए लिखूं, एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा, तो यहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, मास मास में खत्म हो गया, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी साइन ऑफ थीटा। तो इसमें से भी आपको एक चीज पता चली, यहाँ पर एक्सीलरेशन कितनी थी, पूरी की पूरी जी। यहाँ पर एक्सीलरेशन कितनी थी, यहाँ पर इस मास को एम जी मत सपोज करो, फोर्स किसके इक्वल होता है, एम एम ए के। यहाँ पर एक्सीलरेशन इक्वल है एक्चुअली जी के, तो इसी वजह से ये बन जाता है एफ इज इक्वल टू एम जी, और एम जी को हम बोलते हैं वेट। तो एफ बराबर होता है हमारा वेट, इसी वजह से होती है, इसको इस तरह से समझो। यहाँ पर एक्सीलरेशन देखो, यहाँ पर एक्सीलरेशन कितनी है, पूरी की पूरी जी, और यहाँ पर एक्सीलरेशन कितनी है, जी साइन ऑफ थीटा। यानी कि एक्सीलरेशन भी कम हो रही है और उसका कंपोनेंट आ रहा है जी साइन थीटा। तो आप इससे और एक अंदाजा लगाओगे कि जी एट, या एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन देखो, एक्सीलरेशन एट मीन पोजीशन, acceleration at mean position is high, and at extreme position it is low, less, sorry low नहीं बल्कि less। यानी कि एक्सीलरेशन आपकी जो एक्सट्रीम पोजीशन पर है वो कम है। क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ, सिंपल है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर बैलेंसिंग फोर्स कौन सा है, बैलेंसिंग फोर्स, अच्छा ये सवाल आए हुए हैं, ये जो बता रहा हूँ ना, ये फालतू में नहीं बता, सवाल आए हुए। सवाल कौन सा था, सवाल था कि इन एन या ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम,
ये पूरी स्टेटमेंट थी सिंपल पेंडुलम। द बैलेंसिंग फोर्स फोर्स फॉर टेंशन इन पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के अंदर जो बैलेंस फोर्स है वो किसके इक्वल है? तो यहाँ पर ऑप्शन थे एम कॉस थीटा, एम साइन थीटा। ये आपको बता के डायरेक्ट याद कर लेना है एम कॉस थीटा। अच्छा, अगर आपसे यहाँ से डायरेक्ट पूछ सकता है, अगर आपसे पूछे कि इसका वेट जो है, अगर इसका आपसे वेट पूछे, वेट है इसका 10 न्यूटन, इसका वेट अगर 10 न्यूटन है और एंगल आप घूमे 60 डिग्री, बेसिकली एंगल बढ़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी पूछ सकता है अगर एंगल चलेगा आप 60 डिग्री, तो बताओ टेंशन कितना होगा? टेंशन किस तरह से निकालोगे? ये आपका आया टेंशन इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस 60। ये डब्ल्यू किसके इक्वल है? डब्ल्यू इक्वल है हमारा 10 न्यूटन और कॉस किसके इक्वल है 1/2। तो ये टेंशन आएगी आपकी 5 न्यूटन। 5 न्यूटन टेंशन आएगी आपकी। ठीक है, आपकी टेंशन तो बड़ी हुई होगी क्योंकि एमडीकेट आपका करीब है। ठीक है, अच्छा, और दूसरा अगर सवाल पूछे आपसे, द फोर्स रेस्पॉन्सिबल for motion of pendulum towards equilibrium position। अगर फोर्स पूछे, कौन सा फोर्स है जो इक्विलिब्रियम को अपना पेंडुलम को मीन पोजीशन की तरफ लेकर जा रहा है, तो वो कौन सा फोर्स है? दैट इज एम जी साइन ऑफ थीटा। अरे साइन से लगते तो माइनस साइन आप लगाएंगे क्योंकि माइनस शोज इट एक्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है, ये वाली बातें क्लियर हुई? मुझे नेसेसरी लगी, टाइम लगी, इसी वजह से मैंने ये चीजें आपके साथ रिपीट की और मैंने दोबारा से चीजें समझाई आपको, ताकि ये सवाल अपना तरह से पूछे तो आप एटलीस्ट कर सको। ठीक है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं थी इनकी। अच्छा, थोड़ा वेट करें एक सेकेंड। क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ सबको? बाबा क्लियर हुआ? रिपीट कर दें एक दफा। अच्छा, क्यों इतना मुश्किल तो नहीं है? अच्छा, दोबारा से सुनो। आपके पास सिंपल पेंडुलम है दैट मूव्स थ्रू स्मॉलर एंगल। ठीक है, इसका इसके दो कंपोनेंट बनाओगे, इसका वेट कितना है एम जी, डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड। इसके दो कंपोनेंट बनाओगे तो एक आएगा इसके पैरेलल और दूसरा यानी एक्शन के पैरेलल या एक्शन के पैरेलल, दूसरा आएगा इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, जो परपेंडिकुलर आएगा आप उसे बोलोगे एम जी, यानी कि इस स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस स्ट्रिंग के जो परपेंडिकुलर आएगा दैट इज एम जी साइन थीटा और स्ट्रिंग के पैरेलल जो आएगा एम जी कॉस थीटा। ठीक है, स्टेटमेंट को गौर से सुनो। एम जी साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग बोल रहा हूँ, तो एम जी कॉस थीटा, ये एम जी कॉस थीटा। अब देखो एम जी कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है? एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है आपका टेंशन एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है। तो टेंशन किसके इक्वल हो जाएगा? एम जी कॉस थीटा के। अच्छा, एम जी साइन थीटा किसके इक्वल है? ये देखो, ये इस बॉडी को मीन पोजीशन लेकर आ रहा है, यहाँ पर भी देखो इसको मीन पोजीशन की तरफ लेकर आ रहा है। तो ये वो फोर्स बनेगा जो बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ लेकर आए, और वो फोर्स जो बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ लेकर आता है उसे हम नाम देते हैं क्या? रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स हमने इक्वल लिखा माइनस एम जी साइन थीटा पे, फोर्स का हमने वैल्यू लिखा एम ए, तो इसमें से मास मास में कैंसिल किया तो एक्सेलरेशन हमें मिली माइनस जी साइन ऑफ थीटा। माइनस ऑफ जी साइन ऑफ थीटा किसको शो करती है? ये शो करती है कि आपकी जो एक्सेलरेशन है दैट इज यानी कि उसका जो वैल्यू है वो कम है। ठीक है, अच्छा, टी यानी कि मैक्सिमम होगा। टेंशन नॉर्मल पोजीशन में यहाँ पर है ना, ये पूरा का पूरा एम जी के इक्वल है, तो टेंशन मैक्सिमम होगा यहाँ पर और एक्सेलरेशन भी किसके इक्वल है? जी पर।
अगर इसको आप एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर जाओगे, एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी एक्सीलरेशन भी कम हो रही है और फोर्स भी कम हो रहा है। फोर्स कौन सा? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स भी कम हो रहा है, टेंशन भी कम हो रही है। रिस्टोरिंग फोर्स को छोड़ो, टेंशन कम हो रही है। टेंशन यहाँ पर क्या थी? मैक्सिमम यहाँ पर क्या हो जाएगी? mg cos थीटा। बैलेंसिंग फोर्स पूछेगी, सिंपल पेंडुलम में टेंशन को कौन बैलेंस करता है? तो mg cos थीटा। मोशन जो टुवर्ड्स मीन पोजीशन करवाता है या रेस्पॉन्सिबल होता है मोशन करवाने के लिए, तो दैट विल बी इक्वल टू mg sin ऑफ थीटा। इज इट क्लियर? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बाबा आपको? क्लियर हुआ या समझ आया नहीं है? दोबारा से बताऊं? अच्छा, शोर तो नहीं आ रहा ना आपको? बिल्डिंग के बच्चे क्या करेंगे? एक दो मरतबा तो बोला है, लेकिन क्लियर हुआ सबको? सबको क्लियर हुआ? मुकद्दस राव, आपको क्लियर हुआ? शोर तो नहीं आ रहा बैकग्राउंड, ये मुझे थोड़ा बता दें। ये चैप्टर जानबूझकर मैं अपना सोचोगे कि आपकी टेस्ट सीरीज में इतना स्लो स्लो चल रहा हूँ, तो इसके भी रीजन है क्योंकि ये जब एक तरह मिलेंगे, ठीक है। बाकी सारे चैप्टर आपने खुद से कर लिए, ठीक है, मतलब मैंने करवाए, बाकी आपके चैप्टर हो गए। तो ये एक चैप्टर सिर्फ रह रहा है आपका, तो वो अच्छे से कर सकते हो। अगर अच्छे से करवाऊंगा तो हंसोगे नहीं, अगर जल्दी जल्दी बताऊंगा, अगर एक से सवाल आ जाए क्योंकि पहले लेक्चर के अंदर मैंने तो नहीं बताया, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते। इसी वजह से ये चीजें दोबारा रिपीट की। मुकद्दस और राव, आपको क्लियर हुआ? ओके ओके। अच्छा, और एक चीज मास सिस्टम में, अच्छा यहाँ पर ये देखें, P इज इक्वल टू 2 पाई अंडर एल अपॉन जी। एल अपॉन जी, अगर ग्रेविटी की वैल्यू कहां पर कहीं पर चेंज होगी, तो मैंने बताया था टाइम पे चेंज होगा। तो ग्रेविटी की वैल्यू अगर मास और रेडियस आपको दे दे तो उस हिसाब से भी चेंज हो सकती है। एक फॉर्मूला होता है ग्रेविटी का, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला होता है। और दूसरा होता है ग्रेविटी अगर हाइट पर लेकर जाए, तो हाइट के लिए, क्योंकि ग्रेविटेशन वाला चैप्टर इन्होंने निकाल सिलेबस से, लेकिन अब बीच में चीजें रिलेवेंट है तो मुझे बतानी पड़ेगी। ये किसके एक होता है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और जी डेप्थ, डेप्थ में किसके माइनस ई अपॉन जी अपॉन 1 माइनस जी अपॉन आर। ये फॉर्मूला ही था या आई थिंक यहाँ पर जी एम था, ठीक है। इस फॉर्मूला को वेरीफाई करना आप लोग खुद भी, राइट, मैं इसको चेक कर लूँ। क्योंकि इस सिलेबस के अंदर आपके अंदर नहीं, तो अच्छा, किसी को ये डेप्थ वाला फॉर्मूला पता है? अगर पता, ये इस तरह से ग्रेविटी डेप्थ इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर। फॉर्मूला जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने याद होंगे। अब टाइम हो गया है और ये आपका सिलेबस के अंदर भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये किसके लिए? ये फॉर्मूला है जब आपको रेडियस और मास बोले, यानी कि जब आपको रेडियस और मास गिवन हो और बोले कि एक प्लैनेट है उसका मास इतना है, रेडियस इतना है, तो बताओ उसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो इस फॉर्मूला से पहले जी करोगे और उसके बाद फॉर्मूला पुट करोगे, करवा प्रॉब्लम। हाइट पर, अगर हाइट पर इतने हाइट पर लेकर गए, ठीक है, तो बताओ ग्रेविटी टाइम पे क्या होगा। तो इस फॉर्मूला से पहले ग्रेविटी निकालोगे, डेप्थ में गए तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है। अच्छा, और दूसरे केसेस हैं वो लिफ्ट वाले, लिफ्ट, उसमें दो केसेस हैं। एक में बोल रहा है कि लिफ्ट इज एक्सीलरेटिंग अपवर्ड, एक्सीलरेटिंग अपवर्ड, क्या है डायरेक्शन ए, इसकी एक्सीलरेशन ए, यानी कि एक लिफ्ट के अंदर पेंडुलम है, इस तरह से, और ये लिफ्ट ऊपर जा रही है
एक्सीलरेशन ए के साथ। अच्छा, दूसरा केस क्या है, दूसरे में ये एक्सीलरेटिंग डाउनवर्ड, लिफ्ट इज एक्सीलरेटिंग डाउनवर्ड, यानी कि ये जो लिफ्ट है ये नीचे आ रही है, इसमें ये आपका पेंडुलम पड़ा है, ये एक्सीलरेट डाउनवर्ड। इनका टाइम भी जब ये एक्सीलरेट करेगी अपवर्ड, तो इसमें जितनी एक्सीलरेशन होगी वो इस एक्सीलरेशन वेव में ऐड हो जाएगी। टू पाई अंडर रूट एल अपॉन, और ये फॉर्मूला बनेगा आपका जी प्लस ए, और ये क्या बनेगा, जी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस ए। ठीक है, यानी कि अगर आपसे बोले कि एक्सीलरेशन, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अगर एक लिफ्ट अपवर्ड जा रही है, अपवर्ड कितनी, यानी कि एक्सीलरेशन कितनी, तो अगर बोलोगे यानी कि ग्रेविटी के ट्वाइस, तो इसका टाइम पीरियड क्या बनेगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी में जी, यानी कि टाइम पीरियड क्या है, और कितना सिग्मा अंडर रूट 3 टाइम्स, अंडर रूट 3 टाइम्स ये टाइम पीरियड आपका हुआ, क्योंकि वैल्यू क्या है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ये वैल्यू कम होगी टाइम पीरियड। अच्छा, और तीसरा केस होता है कि फ्रीली फॉलोइंग बॉडी, यानी कि एक लिफ्ट जो है इस तरह से कनेक्टेड थी सिस्टम के साथ, उसके अंदर पेंडुलम पड़ा था, अपना चल रहा था पहले, इसको हमने यहाँ से काट दिया, इसको जब हमने काट दिया तो ये नीचे गिरेगा, और इक्वल होगी ग्रेविटी, बोलते हैं फ्री फॉल मोशन, ग्रेविटी के तो फ्री फॉल मोशन। तो ये टाइम पीरियड क्या बनेगा, यानी कि अगर पेंडुलम पहले चल रहा था ना तो ये पेंडुलम रुक जाएगा। अब ये किस तरह से होगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस ए, क्योंकि ये नीचे आ रही है, एक्सीलरेशन इसकी है डाउनवर्ड। अच्छा, ग्रेविटी, एक्सीलरेशन यहाँ पर किसके इक्वल है, ग्रेविटी के, तो यहाँ पर इसको ग्रेविटी की जगह पर, ग्रेविटी माइनस एक्सीलरेशन की जगह पर ग्रेविटी, ग्रेविटी में से ग्रेविटी चली जाएगी तो नीचे क्या बचेगा, जीरो, एनीथिंग डिवाइड हो जाए, ये टाइम मोशन नहीं करा वाइब्रेशन। अच्छा, फ्रीक्वेंसी जीरो, यानी ये जो है वाइब्रेशन नहीं करा, नो वाइब्रेशन एट ऑल, वाइब्रेशन नहीं हो रही, ये अपने मन के क्लियर रखें, ये मेरा को समझा दिए। डेप्थ वाला भी केस है, अगर सेंटर ऑफ अर्थ के, अगर सेंटर ऑफ अर्थ पर आप चले जाओ ना, जो अर्थ का सेंटर है, तो वहां पर भी पेंडुलम रुक जाएगा, वहां पर भी क्या होगा, पेंडुलम रुक जाएगा, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, जीरो। क्लियर हुआ, ये सबको समझ है, ये काम पूछे जाते हैं, ये तरह से क्या होगा, ये सब क्या होगा, तो आपने समझना है, ठीक है। क्लियर हुआ सबको, जल्दी जल्दी बता दीजिएगा, थोड़ा टॉपिक को आगे करें। अच्छा, वॉइस ब्रेक हुई है क्या, बाकी बच्चों के पास ये इशू आ रहा है क्या, वॉइस ब्रेक का? आना तो नहीं चाहिए। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रही है? अच्छा, ब्रेक हो रही है? अभी भी वही? अच्छा ठीक है, पहले हो रही थी, अब ठीक। अच्छा, तो जब ब्रेक ब्रेक हो तो बता दिया करो उस टाइम, क्या रिपीट करूं, पूरा रिपीट करूं? अच्छा सुने, तीन केसेस हैं आपके पास, एक केस है लिफ्ट एक्सीलरेट कर रही है, और दूसरा केस है लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सीलरेट कर रही है। तो जब लिफ्ट लिफ्ट अपवर्ड एक्सीलरेट करेगी तो यहाँ पर टाइम पीरियड के फॉर्मूले में जी में आपको ए का वैल्यू जो एक्सीलरेशन का है वो ऐड कर लेना है, और इसमें ये वैल्यू माइनस कर लेना है, ठीक है। तीसरा केस है आपका फ्री फॉल मोशन का, फ्री फॉल मोशन में बॉडी नीचे आ रही होती है, एक्सीलरेशन उसकी क्या होती है, डाउनवर्ड, और किसके इक्वल होती है, ग्रेविटी की। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर जब आप पुट करोगे तो इसका टाइम पीरियड आएगा इंफिनिटी,
इन्फिनिटी का मतलब ये है टाइम पीरियड जब इन्फिनिटी होगा तो फ्रीक्वेंसी होगी जीरो, तो ये पेंडुलम चलना बंद हो जाएगा। आप एक पेंडुलम हाथ से पकड़ो, छत से उसको नीचे गिरा दो, छत से जब नीचे गिराओगे एक्सीलरेशन होगी इक्वल टू जी के, और पेंडुलम वो रुक जाएगा, यानी ऑसिलेट नहीं करेगा। और ये तीन फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि हाइट के लिए और डेप्थ के लिए, तो आपने इस तरह से अपना करना है, ठीक है। क्लियर हुआ ये? अभी क्लियर हुआ? अभी तो क्लियर है ना वॉइस? अभी क्लियर है वॉइस? ओके। डाउनवर्ड वाले में ये है कि एक्सीलरेशन इक्वल टू ग्रेविटी है। जब जब क्या होगा कि फ्री फॉल मोशन होगी, तो फ्री फॉल मोशन में एक्सीलरेशन किसके इक्वल होती है? जी के। तो जी माइनस करोगे, यानी कि जी माइनस जी करोगे तो टाइम पीरियड आएगा इंफिनिटी। एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इंफिनिटी, तो टाइम पीरियड इंफिनिटी है, फ्रीक्वेंसी होगी जीरो, तो ये आपकी ऑसिलेशन नहीं करेगा टाइम, अपना जो पेंडुलम है। अच्छा, दोबारा से सुने कि अगर मैं आपसे पूछूं, एक आपके पास एक टाइम यानी कि पेंडुलम है। ओ, एक सेकंड सबर करें। अच्छा, बस एक सेकंड वेट करें, मैं लाइट लाइट ऑन। ठीक है, तो इसमें और एक चीज मैं आपको बता रहा था, वो कौन सी थी? कि अगर डेप्थ में लेकर जाए, यानी कि अगर आपके पास ये अर्थ है, इस अर्थ को मैं बीच में से इस तरह से काट दिया, ठीक है, और मैं इस पेंडुलम को लेकर गया बिल्कुल इस सेंटर पर, यहाँ पर ये पेंडुलम हमारा सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर है। तो यानी कि देखो, अर्थ से अगर ऊपर जाओगे, हाइट एच हाइट एच अगर ऊपर जाओगे तो भी ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो भी ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। अगर अर्थ के अंदर जाओगे, यानी कि डी डी क्या है? डेप्थ, तो भी ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। ये दोनों चीजें आपने समझ लेनी। यानी कि अर्थ से अगर ऊपर जाओगी तो भी ग्रेविटी की वैल्यू कम, नीचे जाओगे तो भी ग्रेविटी की वैल्यू कम। और अगर बिल्कुल सेंटर तक पहुंच गए हो ना, तो ग्रेविटी डेप्थ की किसके इक्वल थी? जी वन माइनस डी अपॉन आर। यहाँ पर देखो, डेप्थ में कितना जा चुके हो? रेडियस आर जितना जा चुके हो। डेप्थ यानी कि डेप्थ और रेडियस क्या है? इक्वल। तो ग्रेविटी एट डेप्थ कितनी बनेगी? जी वन माइनस डी किसके इक्वल है? आर के, तो वन अपॉन आर। ये आर आर में खत्म हो गया, तो जी डेप्थ किसके इक्वल मिला? जी वन माइनस वन। तो ग्रेविटी एट डेप्थ क्या बनी? ग्रेविटी इंटर ये वन माइनस वन कितना है? जीरो। तो ग्रेविटी आपकी हो जाएगी जीरो डेप्थ के अंदर। तो अगर ग्रेविटी जीरो हो गई, अगर ग्रेविटी आपकी जीरो हो गई, इसका मतलब ये है कि टाइम पीरियड में क्या होगा? टाइम पीरियड इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। यहाँ पर फिर से जीरो रखोगे, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इंफिनिटी। ये पूरा टर्म आ जाएगा इंफिनिटी, ये पूरा टर्म आ जाएगा इंफिनिटी। और अगर टाइम पीरियड इंफिनिटी होता है तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है? वन अपॉन टी। एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज जीरो। ये इंफिनिटी के साथ डिवाइड करोगे तो फ्रीक्वेंसी आएगी जीरो, यानी कि टाइम पीरियड इनफाइनाइट आएगा, फ्रीक्वेंसी जीरो आएगी। कैसे? याद कर लो, एक फ्री फॉल वाला है और दूसरा ये सेंटर वाला है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ऑड, यानी कि ऑड कौन सा है, तो ये दो ऑप्शन हो तो तीसरा जो ऑप्शन होगा वो ऑड होगा, ठीक है। टेंशन ये अपना टाइम पीरियड आपका इंफिनिटी और ये आपकी ग्रेविटी जीरो। ये क्लियर हुआ केस? क्लियर हुआ ये केस? ओके। अच्छा, दूसरा सवाल ये भी था कि अगर आप अर्थ में से एक टनल बनाए, टनल का मतलब होता है जिस तरह से सुरंग वगैरह होती है, अर्थ से आप अगर एक टनल बनाए तो, और उसमें से कोई चीज ड्रॉप करें, यानी कि अगर मैं इसको ड्रॉप करूं तो ये नीचे जाएगा। अब देखो, सेंटर पर अर्थ एक्सीलरेशन की वैल्यू हमने क्या निकाली? सेंटर ऑफ अर्थ पर एक्सीलरेशन की वैल्यू है जीरो।
ठीक है। और सरफेस पर कितनी होती है, सरफेस पर वैल्यू होती है cg। फिर ये भी अर्थ का सरफेस है, ये सारे सरफेसेस हैं, ये जो इसका पूरा गोल है ना, ये पूरा सरफेस है। और यहाँ पर यानी इसकी वैल्यू कितनी है एक्सीलरेशन की, इस सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर है जी। यहाँ पर भी कितनी है वैल्यू जी। तो ये देखो, अगर इसको आप ध्यान से देखो तो ये कुछ सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह नहीं लग रहा, जहां पर एक्सट्रीम पोजीशन पर अपना एक्सीलरेशन थी मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम, और सेंटर के ऊपर थी एक्सीलरेशन जीरो। सेंटर के ऊपर एक्सीलरेशन क्या थी, जीरो। तो अगर इस बॉल को मैं ड्रॉप करूं तो आपसे पूछा जाए तो ये बॉल की मोशन को क्या होगा, ये सेंटर पर आकर रुक जाएगा, ये ऑसिलेट करेगा यहाँ पर, ठीक है, ये पास नहीं होगा या ये क्रॉस कर जाएगा। ये तीन चार ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। तो याद कर लो, जब ये नीचे आएगा, ठीक है, तो नीचे आएगा तो ये जो है ना, इसके पास जो बाकी पैरामीटर्स हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह है। तो ये नीचे आएगा, फिर यहाँ पर पहुंचकर मैक्सिमम अपना एक्सीलरेशन तक, फिर ये वापसी जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, यानी कि इट विल परफॉर्म SHM, इट विल परफॉर्म SHM। और इसका एक पूरा बाकायदा टॉपिक है जिसको हम नाम देते हैं टनल थ्रू अर्थ। अगर मैं आपको ग्रेविटेशन पढ़ा था तो मैं आपको ये चीजें पढ़ा था डिटेल के अंदर, लेकिन फिलहाल के लिए आपने इतना याद कर लेना है, अगर इस तरह से अर्थ को काट दें, बीच में से एक बॉल को ड्रॉप करें, किसी भी चीज को ड्रॉप करें, तो वो ऑसिलेट करेगी। ठीक है, क्लियर हुआ ये? ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे जितने बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह के अगर देखोगे करोगे तो जो चीजें बता रहा हूँ वो सारी प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर है। इसी वजह से इसको मैंने अलग से मैंने सोचा था कि आपको करवाऊँ ये चीज। और इसका रीजन यही है कि मैंने जो टाइम पीरियड और बाकी प्रैक्टिस भी करवाई थी, लेकिन मैंने सोचा मजीद और प्रैक्टिस करवाऊँ, क्योंकि एक तो लास्ट चैप्टर है, ठीक है, खत्म हो जाएगा, इतना कोई मसला नहीं है। और बाकी ये प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो ताकि आपको चीजें समझ में आएगा। प्रॉब्लम देखो ऐसा ना हो कि आपको तो फिर डेरिवेशन भी नहीं की, समझ में नहीं आया, इतना ऐसा मसला हुआ, ये मसला हुआ, तो फिर इन चीजों में खुद को मत फंसाना। और मैंने एक चीज समझाई है आपको कि अगर आप 10 सवाल कर रहे हो फिजिक्स के, अगर चार नहीं होते 6 कर लेते हो तो 6 के ऊपर अपने आप को अप्रिशिएट किया करो कि 6 सवाल हो गए, और 4 का सोल्यूशन देखा करो, समझा करो, फिर बाकी प्रैक्टिस किया करो, खुद को डिग्रेड मत किया करो। अच्छा, और आज एक चीज है उसका प्रूफ है, लेकिन मैं फिलहाल आपको ये बोलूंगा क्योंकि टाइम कम है, वो चीज आप याद कर लें। हम कभी कभी क्या करते हैं, मास स्प्रिंग सिस्टम था क्या हॉरिजॉन्टल, ये हमारा मास स्प्रिंग सिस्टम, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये होता है हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल मास सिस्टम, ये हॉरिजॉन्टल होता है, इसको हम लिखते हैं जनरली मास स्प्रिंग सिस्टम है। अगर इस स्प्रिंग मास स्प्रिंग सिस्टम को मैं वर्टिकली घुमा लूं ये इस तरह से, और ये इसका मास है m, तो इसका वेट किसके इक्वल होगा, mg के। ठीक है, इसका वेट किसके इक्वल होगा, mg के। और ये स्प्रिंग इलोंगेट होगा या कम ज्यादा होगा, इसको हम x नाम देते हैं, इसकी इलोंगेशन को। अच्छा, फर्क कुछ भी नहीं है, सेम है पूरा पेंडुलम की तरह, फर्क सिर्फ एक जगह पर है कि यहाँ पर ये जो फोर्स है ना, फोर्स उसमें था माइनस ए एक्स। अच्छा, यहाँ पर ये जो फोर्स है ना, ये इक्वल है वेट की, ये इक्वल है किसके, आपके वेट के। ठीक है, तो अगर यहाँ से एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स रखोगे, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन आपको किसकी इक्वल मिलेगी, यहाँ पर आपको एक्सीलरेशन मिलेगी माइनस, एक सेकेंड, हाँ, इसको यहाँ पर एक्सीलरेशन मिलेगी माइनस के अपॉन एम इंटर एक्स। यही जो फॉर्मूला थोड़ी कुछ टाइम पहले हमने प्रूफ किया था कि एक्सीलरेशन विल बी प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और ये इक्वेशन किसके लिए थी, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। यानी कि ये जो आपकी वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम है, ये हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर आता है। और इस इक्वेशन से बाकी आपने ये भी प्रूफ कर दिया कि ये जो वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम है, ये भी आपका जो है वो इसके अंदर आता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर। अच्छा, और इसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनेगा,
टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एक्स ओवर जी, 2 पाई अंडर रूट एक्स ओवर जी। ठीक है, ये आपने इस तरह से करना है। अच्छा, एक सेकंड वेट करें, क्वेश्चन मैंने देखा था वो मैं आपको बताऊं, थोड़ा एक सेकंड। अच्छा, एक क्वेश्चन ये था कि अगर सेकंड पेंडुलम को, इफ सेकंड पेंडुलम is taken to moon, what will be its time period? यानी कि अब आपसे दोबारा टाइम पीरियड पूछा है और इसमें एक चीज आपको बोली है, समझाइए क्या चीज समझाइए, कि सेकंड पेंडुलम है और उसको लेकर गए हम मून पर, तो टाइम पीरियड क्या होगा? तो यहाँ पर आप क्या करोगे, टाइम पीरियड, ग्रेविटी किसके इक्वल होती है, g/6 की, ग्रेविटी मून की g/6, टाइम पीरियड आप रखोगे, टाइम पीरियड ऑफ मून विल बी t इंटू √6, और ये इसका तरीका नहीं है। ठीक है, मुझे पता था कि सब यही समझोगे और जो अगर करेगा भी तो इसी तरीके से करेगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज इसने खुद बताई है, वो कौन सी चीज बताई है इसने, कि इफ सेकंड पेंडुलम इज टेकन, तो सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, फिक्स होता है, वो कितना होता है, 2 सेकेंड। ये कंडीशन है, इसको आप चेंज नहीं करोगे, तो इसको अगर चेंज नहीं करना तो इसमें से एक चीज होगी, अगर इस तरह से, अगर इसी पेंडुलम का, इसी पेंडुलम को सपोज करो, अगर इसका मैं टाइम पीरियड कर देता हूँ कितना, 2 सेकेंड। अच्छा, एक चीज आप सब एक चीज अपने माइंड में रखो, इसका टाइम पीरियड क्या था, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के, और इसका टाइम पीरियड देखो, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट x अपॉन जी, x क्या है, लेंथ, यानी कि इसका टाइम पीरियड उसके टाइम पीरियड के इक्वल है, सिंपल पेंडुलम की तरह है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगी, 1/2 पाई अंडर रूट जी अपॉन एक्स, ये थोड़ा माइंड में रखो। अच्छा, यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर इसको आपने एक चीज समझनी है कि सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकंड, इसको आपने चेंज नहीं करना। सपोज करो कि इसका टाइम पीरियड है 2 सेकंड, अगर आप इसको मून के ऊपर लेकर जाओगे ना, ये इसकी एलोंगेशन है एक्स, क्योंकि ये वाइब्रेट करेगा, अगर ये ज्यादा नीचे तक आएगा तो इसकी बढ़ेगी लेंथ, समझा रहा हूँ, समझना, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। अच्छा, इसका इसका टाइम पीरियड कितना था, 2 सेकंड, इसको अगर आप मून पर लेकर जाओगे तो मून पर लेकर जाने से ग्रेविटी क्या हो गई, 6 मरतबा कम, तो ग्रेविटी क्या हो गई, 6 टाइम्स डिक्रीज हो गई। अगर ग्रेविटी 6 टाइम्स डिक्रीज हो गई ना, तो इसका जो ये एक्स का एलोंगेशन था ना, इसको एलोंगेशन समझो, एलोंगेशन, क्योंकि ये ऑसिलेशन अपवर्ड डाउनवर्ड इस तरह से करेगा, तो इसकी इलोंगेशन भी डिक्रीज कर जाएगी, दोनों डिक्रीज करेंगी ताकि टाइम कांस्टेंट बने। किस तरह से, t इज इक्वल टू 2 पाई ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो इसको छोड़ दो, प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ, अंडर रूट एल अपॉन जी के साथ, अंडर रूट एल, सॉरी यहाँ पर एक्स लिखो, अंडर रूट एक्स अपॉन जी के साथ। यहाँ पर देखो, अगर ग्रेविटी को 6 टाइम्स डिक्रीज करोगे, यहाँ पर मैंने लिखा g/6, तो ये x भी आपका हो जाएगा x/6, ताकि ये 6 के अंदर कैंसिल होंगे और फिर बनेगा x अपॉन जी। यानी कि अगर कोई चीज जिसका टाइम पीरियड फिक्स्ड हो, उसकी पोजीशन चेंज करने से भले ग्रेविटी चेंज हो रही हो, लेकिन उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि सेकंड पेंडुलम है, अगर सेकंड पेंडुलम को कहीं भी लेकर जाओ, आपसे पूछे कि इसका टाइम क्या बनेगा, सेंटर ऑफ अर्थ पर लेकर जाओगे तो ग्रेविटी नहीं है, तो फिर तो 0 बनेगा, लेकिन अगर ग्रेविटी वगैरह का चक्कर आपको देकर आपको घुमाने की कोशिश करे, तो सेकंड पेंडुलम के लिए याद रख लो, इसका टाइम पीरियड है 2 सेकेंड, और इलोंगेशन वगैरह के चक्कर भी याद कर लो, यानी कि इलोंगेशन इस वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड,
इसको याद कर लो। वर्टिकल मास स्प्रिंग, ये जो है ना वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम, वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम, इसका जो टाइम पीरियड है ये पोजीशन पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि ये डज नॉट डिपेंड अपॉन पोजीशन। ग्रेविटी कम होगी तो एक्स बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इसमें तो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, ये अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। लेकिन पेंडुलम की लेंथ में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, इसी वजह से मैंने बोला था कि इनएक्सटेंसिबल हो, इनइलास्टिक हो, यानी कि खींची ना आए। तो वो इसी तरह से होगा जब एक्स अपना एक्स यानी कि चेंज हो सकेगा और लेंथ आपकी कांस्टेंट रहेगी। तो इसी वजह से टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला था उसमें सिंपल पेंडुलम का, उसमें चेंजिंग आ सकती है, लेकिन इस वाले फार्मूला वर्टिकल मास सिस्टम में ये डज नॉट डिपेंड अपॉन पोजीशन। ये क्लियर हुआ सबको? थोड़ा सा टिपिकल केस था, लेकिन मैंने सोचा कि बता दूं। क्लियर हुआ ये? अच्छा, इसको अगर लिफ्ट में भी लेकर जाए ना, अगर इसको लिफ्ट में लेकर जाओगे ना, सपोज करो कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, ऊपर जाने से ग्रेविटी बढ़ेगी ना, तो ग्रेविटी बढ़ेगी तो इसको अगर इक्वल करना है तो इसको भी बढ़ना पड़ेगा एक्स को। तो एक्स भी क्या होगी? ज्यादा, यानी कि अगर ग्रेविटी ज्यादा हो जाएगी तो ये ज्यादा ज्यादा ऑसिलेट करेगा, ठीक है। अगर ग्रेविटी कम होगी यानी कि डाउनवर्ड है तो ये ग्रेविटी कम हो जाएगी तो ये कम ऑसिलेट करेगा, ठीक है। इसी वजह से इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो ये चीजें समझनी है, टाइम पीरियड मास का इंडिपेंडेंट सिंपल पेंडुलम, पोजीशन का इंडिपेंडेंट वर्टिकल मास सिस्टम, ठीक है। और अगर पोजीशन चेंज करें सेकंड पेंडुलम में तो इस तरह से आपने करना है। ये अपने माइंड के अंदर चीजें बिठा लो। ये पूरा क्लास मेरे ख्याल से ये आपका टाइम पीरियड और पेंडुलम इन चक्कर में हो गया है, लेकिन सही है, ये काम का है टॉपिक। और अगर सवाल करोगे तो अभी इस सवालों के अंदर आप नहीं फंसोगे, क्योंकि पता नहीं होता तो फिर कंफ्यूज होता है बंदा। आप सारी चीजें पता है अभी कंफ्यूज हो तो फिर क्या ही बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक चीज देखो, ये हमने पढ़ा था क्या? ये इक्विलिब्रियम पोजीशन आपकी, सपोज करो ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन क्या है? एक्स नॉट। और ये आपकी क्या है? ये भी एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी आपकी एक्स नॉट। रीस्टोरिंग फोर्स अगर बॉडी यहाँ पर होगी तो भी इस डायरेक्शन के अंदर लगेगा एफ रीस्टोरिंग, और अगर ये बॉडी यहाँ पर होगी तो भी इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं सपोज करता हूँ कि राइट का डायरेक्शन जो है, कल मैं जो समझा रहा था फिर मैंने सोचा कि इस डायरेक्शन को छोड़ दो, वो आज समझा रहा हूँ दोबारा से। राइट का डायरेक्शन अगर आप पॉजिटिव सपोज करते हो तो यहाँ पर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट होगा पॉजिटिव मैक्सिमम, यानी कि पॉजिटिव एक्स नॉट, एक्स विल बी पॉजिटिव एक्स नॉट। यहाँ पर आपकी जो एक्सीलरेशन बनेगी, एक्सीलरेशन किसके इक्वल प्रोपोर्शनल है? एक्सीलरेशन आपकी प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के साथ, और एक्स यहाँ किसके इक्वल है? पॉजिटिव एक्स नॉट की। तो यहाँ पर रखो पॉजिटिव एक्स नॉट, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव फिर भी क्या बनेगा? नेगेटिव एक्स नॉट। यानी कि एक्सीलरेशन यहाँ पर क्या होगी? मैक्सिमम, लेकिन नेगेटिव मैक्सिमम। अच्छा, फोर्स क्या बनेगा यहाँ पर? फोर्स जैसी एक्सीलरेशन वैसा फोर्स, तो ये फोर्स भी आपका बनेगा नेगेटिव, नेगेटिव मैक्सिमम। अच्छा, फोर्स को भी निकाल सकते हो, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F इक्वल टू माइनस के एक्स। एक्स क्या है? पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव फिर भी नेगेटिव बनेगा, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स भी नेगेटिव मैक्सिमम, जहां पर एक्सीलरेशन मैक्सिमम है फोर्स भी मैक्सिमम। अच्छा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या होगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन पर एक्स क्या है? जीरो। एक्स अगर जीरो है तो एक्सीलरेशन भी क्या होगी? जीरो, फोर्स भी क्या होगा? जीरो। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या है? एक्सीलरेशन अपना जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? नेगेटिव मैक्सिमम। अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव मैक्सिमम है ना, अब इसी फॉर्मूला को यूज करो, एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स। अब देखो, एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू एक फॉर्मूला की नेगेटिव और एक्स की नेगेटिव, अब ये रखो एक्स नॉट, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये आएगी पॉजिटिव एक्स नॉट। अब यहाँ पर देखो एक्स है आपका नेगेटिव एक्स नॉट और एक्सीलरेशन आ रही है पॉजिटिव मैक्सिमम, पॉजिटिव मैक्सिमम, फोर्स भी आएगा पॉजिटिव मैक्सिमम।
ये चीजें अपने माइंड के अंदर डाल दो। डिस्प्लेसमेंट जहां पर नेगेटिव होगा, इसी का मतलब है ये जो सब बच्चे समझते नहीं ना, एक्सप्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसी का यही मतलब है कि पॉजिटिव अगर डिस्प्लेसमेंट है तो एक्सप्रेशन यहाँ पर नेगेटिव, फोर्स भी नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव है तो एक्सप्रेशन पॉजिटिव मैक्सिमम। ये क्लियर हुई? आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आपको और ये अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, क्लियर हुआ या खुद ही को समझा रहा हूं मैं? ओके ओके बाबा, ओके। बाबा आपको क्लियर हुआ? मुझे क्यों लग रहा है कि आज आप क्लियर समझ चीजें समझ कम आ रही है स्पेसिफिकली आपको? ये चीजें नहीं पढ़ी क्या पहले? समझ आ रहा है ना बाबा? मुझे बता दो यार, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। हाँ हाँ ओके। अच्छा, और एक चीज मैंने आपको बताई थी, वेव फॉर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया था, वेव फॉर्म्स। अच्छा, यहाँ पर एक वेव बना लेते हैं पहले, या ये जो डायग्राम थोड़ी देर पहले बनाया उसी के हिसाब से अपना रखो। चलो, ये मैं थोड़ा बना लेता हूँ दोबारा से। ये मास स्प्रिंग सिस्टम, ये इस तरह से, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये टाइम टी, और ये टी बाय फोर पर, ये टी बाय फोर पर एक्सीलरेशन क्या होगी? नेगेटिव मैक्सिमम हो रही थी। एक्सीलरेशन नेगेटिव मैक्सिमम, फोर्स नेगेटिव मैक्सिमम, और डिस्प्लेसमेंट क्या था? डिस्प्लेसमेंट था पॉजिटिव। यहाँ पर एक्सीलरेशन पॉजिटिव मैक्सिमम। अच्छा, यहाँ पर ये यहाँ से इस डायरेक्शन टी बाय फोर, ये वापसी आया टी बाय टू पर रेस्ट के अंदर, थ्री टी बाय फोर पर ये पॉजिटिव मैक्सिमम। तो एक्सीलरेशन का अगर ग्राफ बनाओ, यहाँ पर मैं लिखूं टी बाय फोर, यहाँ पर अगर मैं लिखूं टी बाय फोर, यहाँ पर मैं लिखूं टी बाय टू, और यहाँ पर मैं लिखूं थ्री टी बाय फोर, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूं टी, तो इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा? क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका ये एक्सीलरेशन है और ये टाइम पीरियड। तो देखो टी बाय फोर पर एक्सीलरेशन का क्या वैल्यू है? टी बाय फोर पर कहां पर है बॉडी? नेगेटिव मैक्सिमम पर। तो ये नेगेटिव मैक्सिमम सपोज करो ये यहाँ पर है, तो ये यहीं कहीं पर होगी, ठीक है। टी बाय टू पर कहाँ आ रही है? टी बाय टू पर वापसी आ रही है अपना जीरो के ऊपर, तो इस डायरेक्शन में। अच्छा, दोबारा थ्री टी बाय फोर पर क्या है? पॉजिटिव मैक्सिमम। तो ये अगर पॉजिटिव मैक्सिमम का वैल्यू सपोज करो, ये आई आपकी पॉजिटिव मैक्सिमम। अच्छा, अब थ्री अपना दोबारा से टी बाय, यानी कि दोबारा टी पर कहां पर आ रही है? टी पर आ रही है आपकी इस तरह से। तो ये एक्सीलरेशन का ग्राफ इस तरह से बनता है। और डिस्प्लेसमेंट का अगर इसी का देखोगे, यही टाइम देकर, तो डिस्प्लेसमेंट का इसका उल्टा बनेगा, ये चला जाएगा ऊपर, ये और ये भी आ जाएगा नीचे। अगर मोशन को, ये मोशन हमने कहां से स्टार्ट किए? ये मोशन हमने सपोज किए शायद एक्सट्रीम से, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम से, और ये ऊपर, ये बना नीचे, और ये इस तरह से ऊपर। अगर मोशन सपोज करेंगे, तो सपोज करोगे आप मीन पोजीशन से, तो ये जो ग्राफ है ये इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से, और ये इस तरह से, और फिर ये दोबारा से इस तरह से, और ये एक्सीलरेशन और ये टाइम। और डिस्प्लेसमेंट का अगर देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट का इसके उल्टा बनेगा, और ये इस तरह से, और ये इस तरह से, इस तरह से। आई होप कि ये थोड़ा आइडिया हो गया होगा, ये अब फंसोगे नहीं इनमें। सवाल अगर आ जाए एंट्री इस तरह से तो कर लोगे ना? तो ये आप अपने माइंड के अंदर, ये मुझे थोड़ा बनाने में हो जाता है, लेकिन मोशन अगर मीन से हो रही है तो इस तरह से, अगर एक्सट्रीम से हो रही है तो ये नेगेटिव मैक्स से हमने लिया है, तो वहां पर आपने देख लेना है। हो जाएगा एंट्री के अंदर ये, अगर एंट्री के अंदर आए तो। हाँ, ये तो हो जाएगा, ओके। अच्छा, और एक फॉर्मूला देखिए,
आपकी जो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है उसमें डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आपको पता, डिस्प्लेसमेंट y से मैंने जाहिर किया था a साइन थीटा के बराबर, और इसके बाद मैंने इसको एलोंगेट किया था a साइन ओमेगा टी। ये किसके लिए था? ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ दी पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है उसकी लिफ्ट वाला न्यू था, ये नहीं पड़ा हुआ था। हाँ पता था, इसी वजह से तो बताया। ठीक है, y इक्वल टू a sin थीटा a sin ओमेगा टी। अच्छा, वेलोसिटी के लिए क्या करोगे? वेलोसिटी क्योंकि एक अपना किस पर मैक्सिमम होती है? वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पर। ठीक है, और उसका जो ग्राफ देखोगे ना, तो ग्राफ में उसकी जो इक्वेशन मिलेगी उसमें cos थीटा लगा हुआ होगा। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एक्स नॉट ओमेगा cos थीटा, एक्स नॉट ओमेगा cos थीटा। cos का वैल्यू अगर क्या रखोगे 90, 90 का क्या मतलब है? टाइम पीरियड जब क्या हो, टाइम पीरियड हो t/2। ये 90 किसके इक्वल हो रहा है? पाई/2 के। पाई/2 t/2 हो या t/4 हो, सॉरी अपना t/2 नहीं बल्कि t/4। t/4 पर बॉडी कहाँ होती है? मीन पोजीशन पर। तो मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या आती है? मैक्सिमम, क्योंकि वहां पर एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। तो v इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, पॉजिटिव इसका वैल्यू क्या होगा? एक्स नॉट ओमेगा, और ये पॉजिटिव के अंदर, और ये नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि वेक्टर है माइनस एक्स नॉट ओमेगा। अगर यानी कि एक साइड पर मोशन ऑफ वेलोसिटी देखोगे, अगर वेलोसिटी एक डायरेक्शन में यानी कि एक तरफ इस डायरेक्शन में और एक में इस डायरेक्शन में, अगर यहाँ पॉजिटिव सपोज किया है तो ये वाला पॉजिटिव बनेगा, फिर ये नेगेटिव बनेगा। मोशन ऑफ बॉडी देखोगे, मोशन ऑफ बॉडी किस तरह से? सपोज करो ये मीन पोजीशन है, बॉडी इस डायरेक्शन में आ रही है, यहाँ पहुंची है, तो इसकी वेलोसिटी बनेगी नेगेटिव मैक्सिमम। अगर दोबारा से इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये बनेगी पॉजिटिव मैक्सिमम, क्योंकि ये क्या है? वेक्टर। अच्छा, एक्सीलरेशन किसके इक्वल होती है? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ थीटा, माइनस एक्स नॉट स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। ठीक है, क्लियर हुआ ये? और जब एक्सट्रीम पोजीशन पर बॉडी जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो यहां पर ये मैंने गलती कर दी है, ये 90 एंगल नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी कहां होती है? मीन पोजीशन पर। मीन पर आपकी टाइम स्टार्ट होती है, यानी कि टाइम स्टार्ट होता है और खत्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब टाइम पीरियड खत्म होगा तो फिर तो ये टी बनेगा, और जब ये मोशन यहाँ से स्टार्ट होगी तो इसका एंगल यहाँ पर कोई एंगल नहीं होगा, जीरो होगा। तो जीरो एंगल के लिए ये बनता है मैक्सिमम एक्स नॉट ओमेगा। इसको करेक्ट कर लेना, ये मुझे बताने में थोड़ा मिस्टेक हो गई। ठीक है, बाकी वो करेक्ट है कि इस डायरेक्शन में आएगा, वो आपका उससे देख लेना है, क्योंकि डायग्राम्स देखने हैं ना, डायग्राम्स देखकर फिर ये चीजें बतानी है। अच्छा, एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। ये किसकी एक्सेलरेशन है? पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो एसएचएम कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। अगर बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर है, एक्सट्रीम पोजीशन पर एंगल क्या होता है? एंगल होता है 90, यहाँ पर एंगल 90 होगा, तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी बनेगी? ए इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1, तो ये बन जाएगा एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो खुद ही समझ जाओगे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पॉजिटिव। और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो खुद ही समझ जाओगे फोर्स क्या होगा? नेगेटिव। ये चीजें खुद ही समझ जाओ अभी, दोबारा से बताना पड़ेगी ये चीजें इस तरह से हो रही है, ये इस तरह से होगा। ठीक है, फार्मूला देख लो, माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, डिस्प्लेसमेंट का ए साइन थीटा, और वेलोसिटी का एक्स नॉट ओमेगा कॉस थीटा। इसको याद करने के लिए मैं आपको और एक यानी कि शॉर्टकट बताऊं। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पढ़ी है आपने? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या था? आर ओमेगा स्क्वायर। वेलोसिटी टेंजेंशियल का फॉर्मूला क्या था? v इक्वल टू आर ओमेगा। इस आर की जगह पर क्या रख दो? डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट ओमेगा, और एंगल लगा दो वेलोसिटी का cos थीटा, इसके साथ लगा दो sin थीटा। जान छूट गई। और डिस्प्लेसमेंट का खुद ही याद करना पड़ेगा, ये sin थीटा। इसको मैंने बताया था कि इस तरह से भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू एक्स नॉट sin थीटा। अच्छा, अगर मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रही है, ये सारे फॉर्मूला मोशन मीन पोजीशन से, अगर एक्सट्रीम पे होगी तो साइन की जगह cos आ जाएगा, साइन की जगह cos आ जाएगा। ये थोड़े चक्कर होते हैं इसमें, तभी तो ये अपना बच्चों को समझ नहीं आते। ठीक है,
और थोड़ा डाउट भी होता है, सबको होता है, मुझे भी ये समझ नहीं आते थे। और इवन के जब मैंने इम्प्रूव किया था तभी भी मुझे जो है ना काफी डाउट थे, क्वेश्चन वगैरह नहीं था, लेकिन फिर भी बाद में फिर क्लियर हो गई होते कि कुछ कहाँ से ठीक है। इसी वजह से सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ताकि आपको कोई मसला ना हो। अच्छा, तो वेलोसिटी इस तरह से, एक्सेलरेशन इस तरह से, और आपका फोर्स इस तरह से। और इसके अंदर क्या था, कुछ था ऐसा जो मुझे फिलहाल याद नहीं है। लिफ्ट वाले केसेस भी मैंने आपको बता दिए। टाइम पीरियड जनरली मैंने आपको पूरा बता दिया, डेप्थ के अंदर क्या होगा। अच्छा, और एक चीज थी, आपकी जो अर्थ होती है उसका ये जो यानी कि हॉरिजॉन्टल, इसको आप बोलते हो इक्वेटर। तो ये जो साइड है इसको आप नाम देते हो पोल। पोल पे ज्यादा होती है। तो याद कर लो, जब किसी पेंडुलम को इक्वेटर से पोल की तरफ लेकर जाओगी तो उसकी ग्रेविटी बढ़ेगी। ग्रेविटी बढ़ेगी तो टाइम पीरियड के साथ रिलेशन है कम, तो टाइम पीरियड क्या होगा, कम। यानी कि इनवर्स है ग्रेविटी का टाइम पीरियड के साथ। फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होगा, ग्रेविटी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। ये चीज समझ आई। इक्वेटर पर ग्रेविटी कम और पोल पर ज्यादा होती है, तो अगर इक्वेटर से पोल पर जाओगे तो ग्रेविटी बढ़ेगी, टाइम पीरियड बढ़ेगा, कम हो जाएगा। अच्छा, जो चीजें पढ़ा रहा हूँ वो काउंटर वेरीफाई भी किया करो, क्योंकि मैक्सिमम चीजें होती हैं, काफी चीजें होती हैं, बताने में गलती हो जाती है। अपना पढ़े, आपको पढ़ाएं, बाकी चीजों को देखें, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। अच्छा, और क्या था, और कुछ टॉपिक याद आ रहा है हाँ, काइनेटिक एनर्जी था, मुझे थोड़ी देर पहले यही याद आ रहा था। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एक सेकेंड। अच्छा, बस ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला देखें फिर खत्म करते हैं क्लास में। काइनेटिक एनर्जी कहां पर, मैक्सिमम की मूविंग पोजीशन पर, ठीक है। और मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल टू एक्स ओमेगा। अच्छा, वेलोसिटी मैक्सिमम का एक और फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ए क्या है, एम्पलीट्यूड। तो ये मैं कहां पर एम्पलीट्यूड ए के इक्वल लिख रहा हूँ, एक्स नॉट के इक्वल लिख रहा हूँ। ये मैं माइंड के लिए बिठा लो, वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट ए या एक्स है। ये डिस्प्लेसमेंट एक्स या वाई दोनों है। एक्स नॉट या ए, ये क्या है, एम्पलीट्यूड। तो काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है। और मैक्सिमम कहां पर है, मीन पोजीशन पर, लाजमी है मीन पोजीशन पर ही पूछेगा। फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी क्या है, वी ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम और वी का स्क्वायर। अच्छा, इसका अगर स्क्वायर करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ये इसका अंडर रूट चला जाएगा, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, और एक चीज होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां पर है, मीन पोजीशन पर। मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो, तो ये वाला टर्म भी खत्म हो जाएगा, यानी कि ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, मैक्स काइनेटिक एनर्जी का। अच्छा, और वेलोसिटी के फॉर्मूले में क्या आता है, cos थीटा, तो यहां पर आप cos थीटा भी लगा सकते हो, cos ऑफ थीटा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos थीटा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कहां पर मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी अपना एक्सट्रीम पोजीशन पर।
अच्छा, इसमें अच्छा वो जो वेलोसिटी वाले हमने चीजें की थी ना, उसमें इसमें से आप चीजें प्रूव कर सकते हो। किस तरह से? अगर y 0 रखोगे तो ये वाली वैल्यू आएगी आपकी a, y में y अगर 0 होगा तो ये आपकी वैल्यू आएगी। अच्छा सपोज करो इस तरह से, अगर y 0 है तो थोड़ी देर पहले हमने किया था कि वेलोसिटी कहां पर मैक्सिमम होगी? एक्सट्रीम पोजीशन पर, सॉरी अपना मीन पोजीशन पर। मीन पोजीशन पर क्या है? मीन पोजीशन पर x है आपकी 0, x भी 0 है तो y और x में एक ही चीज के लिए लिख रहा हूं, y भी 0। अब देखो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये चीज 0 हो गई तो इसको खत्म कर दो। अब ओमेगा इंटू ए अंडर रूट ऑफ ए, तो ये स्क्वायर इस अंडर रूट में खत्म हो जाएगा तो v बनेगी ए ओमेगा, और ए को मैंने बोला था कि एक्स नॉट भी आप लिख सकते हो, तो v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा। यही थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाई थी, ये वाली वेलोसिटी एक्स नॉट ओमेगा इस तरह से भी आप लिख सकते हो, और ये एक्स नॉट ओमेगा इस तरह से भी आप लिख सकते हो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर करोगे इसे ओमेगा का स्क्वायर बन जाएगा, और इस पूरे का अंडर रूट खत्म हो जाएगा। अंडर रूट खत्म होगा, ये 0 है तो इसको भी आप कम कर दोगे तो बाकी बचेगा स्क्वायर, और इस फार्मूला में का यूज होता है तो आप यही फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, बाकी इस पर मजीद प्रैक्टिस वगैरह तो हम कल करेंगे इंशाल्लाह ताला, और अच्छी खासी प्रैक्टिस करो इन पर। चैप्टर की टेंशन मत लो, चैप्टर बड़ा है मुझे पता है, और किस तरह से करना है इसको टैकल वो भी मुझे पता है, तो आप लोग फजूल की टेंशन मत लो। आपका ये चैप्टर इस ये पोर्शन खत्म होने वाला है, बाकी फिर एक पोर्शन स्टार्ट होगा आपका वेव्स वाला। वेव्स में जो मेनली आपकी गिवन है और प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं वो स्टैंडिंग वेव्स से आते हैं, तो हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद साउंड का थोड़ा पोर्शन है वो खत्म कर लेंगे। नो नीड टू वरी एट ऑल। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।